हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। बहुत अच्छा भाई। देखो, हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ चुके हैं। एम्पियर सर्किट लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेरिवेशंस हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे जवानों, एक लॉन्ग वायर यदि हमारे पास है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वैसे तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, तो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से यहां पर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, वो है इसका डेरिवेशन बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ। तो आज हम लोग जानेंगे कि यदि हमारे पास एक वायर है जो करंट कैरिंग है और काफी लॉन्ग है, तो उससे किसी डिस्टेंस आर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। प्यारे जवानों, उसी कड़ी में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि यदि ये कंडक्टर है, ये जो वायर है, इसकी कुछ सफिशिएंट डायमीटर दे रखा है, कुछ सफिशिएंट रेडियस दे रखी है। यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इसको थिन वायर की तरह से ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने को कहा है कि भाई साहब इसकी कुछ सफिशिएंट डायमेंशंस है, तो भाई साहब फिर वो 3 जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, ऑन द सरफेस, आउटसाइड और इनसाइड। तो हम इनसाइड आउटसाइड इन सब की चर्चा करेंगे। कभी कभी क्या कहेगा कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो अंदर से खोखला है, तो उसके कारण अंदर कितना होगा और बाहर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालो। मेरे प्यारे जवानों, देखो, क्वेश्चन की गिवन सिचुएशन के हिसाब से हम तीनों में से कौन सा केस है ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। वो तो एग्जामिनर इतना तो कहेगा ही कहेगा। जैसे कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, जी हमें क्या पता है कि वो थिन है या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बाहर कितना होगा। भाई साहब, वो क्वेश्चन की सेंस से आपको अपने आप पता चल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मैं करा रहा हूं वो केस पहला करा रहा हूं कि यदि मेरे पास थिन वायर है और वो लॉन्ग कंडक्टर है, थिन है, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं ले रहे हम डायमीटर वाली, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो तो इनफाइनाइट ही है, लेकिन इसका खुद की कोई थिकनेस, कोई डायमीटर नहीं ले रहे हैं, तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछेगा। वो जब वो इनसाइड पूछेगा तो कुछ सफिशिएंट डायमीटर देगा। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले कौन सा केस करा रहा हूं, मैंने लिख भी दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं यहां पे थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूं कि थिन। क्लियर है? अपने इस केस में हम मान लेते हैं कि साहब मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर। अब इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इससे r डिस्टेंस पर है। याद करो, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये आता है। लेकिन हम इसको प्रूव करने वाले हैं, तो इसका हम प्रूफ देख रहे हैं। क्लियर है? हम इसको डिराइव कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक लॉन्ग वायर लिया है, तो हम लिख देंगे कंसिडर ए लॉन्ग वायर, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, current flowing through the given wire, P be the point, let P be the point at which magnetic field is to be calculated। जहां पर इसको कैलकुलेट करना है वो है P पॉइंट। मेरे प्यारे जवानों, हम मान लेते हैं R is the distance of point P from the wire। वायर से P पॉइंट पर, वायर से जो P पॉइंट की डिस्टेंस इसकी हमने R मान ली है। जवानों, इस तरह के हम आगे आने वाले जितने भी एप्लीकेशंस करेंगे, सब में पहला काम है कि जो गिवन डेटा वो तो लिखेंगे। उसके बाद जो हम यहां लिखने वाले वो है कि भाई साहब कंसीडर ए एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करो। हर बार कंसीडर करना होगा और याद रहेगी सिमेट्रिकल होगा। तो वायर ये है, इससे P पॉइंट पे एक बैटर है, सर्कल मान लो। तो हम जो लूप ले रहे हैं वो हम कैसा ले रहे हैं, विच इज सर्कुलर इन शेप, जो सर्कुलर होगा शेप में। और क्या खास बात होगी, R जिसकी रेडियस होगी, हैविंग R इज द रेडियस, एंड वायर इज पासिंग थ्रू द सेंटर। वायर जो है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। याद रखना कि जो वायर पास हो रहा है वो इस जो एम्पीरियन लूप माना है जिसकी सर्कुलर शेप हमने मानी है, मतलब सर्कल ये ऐसा है, तो वायर इसके सेंटर में से पास हो रहा है और इसके 90 डिग्री पर है। प्यारे जवानों, अब तो आपके लिए 0 लेवल का क्वेश्चन है, अब आपके लिए कुछ भी नहीं है।
प्यारे जानो, अब आपको मालूम है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं क्लोज मतलब इंटीग्रल बी डॉट डी एल। एक्चुअल में ये है लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप बी डॉट डी एल। तो याद होगी आपको एक बात कि मैंने आपको समझाया था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों एक ही अलोंग हैं, दोनों ही जैसे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप है मतलब टेंजेंशियल है, तो उस हालात में बी डी एल इंटू कॉस जीरो कर देंगे और बी को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हर जगह बी तो एक जैसा ही है, लूप सिमेट्रिकल है भाई। तो लूप सिमेट्रिकल होने के कारण क्या है, एक जैसी हालात है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा। और डीएल क्या है, लूप की लंबाई, दैट इज 2 पाई इंटू आर। और अकॉर्डिंग टू, याद रखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं, तो ओवर द एंटायर लूप बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो इस लूप को कौन सा करंट पास कर रहा है भाई साहब, आई। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बी इंटू 2 पाई आर, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से अपने पास आ चुका है बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर। खत्म। यहां से आपसे वो ग्राफ भी पूछ लेता है बी वर्सेस आर का, पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार जस्ट रिवाइजन के तौर पे मैं करा देता हूं कि यदि आर की वैल्यू को हम 0 ले लें तो उसकी, देखो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आप सबको मालूम है कि जैसे ही उसके बहुत क्लोज ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। याद रहे ये दोनों तरफ एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का रिलेशन फॉलो करना है। खत्म। कभी कभार आपसे वो पूछेगा कि ये जो वायर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, इसमें नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है। तो ध्यान रखना भाई, दुनिया के हर मैग्नेटिक फील्ड को पोल्स की टर्म्स में हम नहीं डिवाइड कर सकते, बहुत से एग्जांपल्स हैं इसके। सेम इसी तरीके से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से लूप में है, हम इसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हम नहीं बता सकते। तो आप कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट नॉर्थ साउथ पोल, इसमें कुछ भी नहीं है। कभी कभी वो आपसे कहेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं आपको, और ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको आना चाहिए कि यदि ये प्लेन ले लें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहां पर इस तरीके से आप सर्कल्स दिखाएंगे। मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स बनने वाले हैं वो कौन से हैंड का यूज करके मैंने आपको बताए थे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड कर्ल रूल भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम ये जो ऑलरेडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन आएगी ऊपर से, यदि हम प्लेन में देखेंगे तो इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बनते हुए नजर आएंगे, और ये जो सारे सर्कल्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। These are the concentric circles। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं अगला केस आपको करवाऊंगा। ये मैं जो ग्राफ वाली जो बात है तसल्ली से मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है ना? तो अब मैं आपको अगले केस कराता हूँ जिनमें हम वायर को थोड़ा थिक लेंगे, एक बार होलो और एक बार सॉलिड। तो मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ तो जवानों, अब हम करते हैं केस सेकंड की चर्चा। प्यारे जवानों, बेहद आसान चीज है, अभी देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखना भाई, देखो हमने यहां पर थिक वायर लिया है, ध्यान रहे, मतलब वायर की कुछ सफिशिएंट मोटाई ली है हमने, इसकी कुछ रेडियस ले लेते हैं, लेटर से हमने इसकी रेडियस माननी है a। अच्छा, दूसरी बात यह है कि साहब हालांकि ये वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग ही ले रहे हैं, ध्यान रहे, उसका एक क्रॉस सेक्शन हमने यहां दिखाया है। क्लियर है? तो हम यहां पर इसके कारण दो पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये इसकी यदि हम एक्सिस मान लें, याद रहे आपको, तो एक बार हम इस पॉइंट, जो कोई पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, वो इस वायर से बाहर होगा, माना कि r डिस्टेंस पे होगा, और एक बार वो इस वायर के अंदर ही होगा। तो हम दो केस लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आउटसाइड वाला केस करा देता हूं, बेहद आसान चीज है, जैसा पीछे किया था वैसे ही ऐसे करना है। ठीक है, तो वो बात तो लिख लेना, लेट I इज द करंट फ्लोइंग। ठीक है, दूसरा लेट P बी द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। अरे लिख तो रहे हो ना,
P be the point at which magnetic field is to be calculated, और R जो है R is the distance of point P from the axis of wire, वायर की एक्सिस से पॉइंट P है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो R है पॉइंट P की। अच्छा A जो है A, इट इज द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ वायर, वायर की रेडियस मानी है हमने। तो साहब पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। भाई साहब ये R जो है ये रेडियस से बड़ा है, मतलब पॉइंट P बाहर है, दैट इज P लाइज आउटसाइड द वायर, P लाइज आउटसाइड। ये तो जनरल बातें थी, सब में यूज होनी है, केस 1 2 में सब में, ठीक है। अब केस फर्स्ट शुरू हुआ, P लाइज आउटसाइड। याद करो क्या बताया था, सबसे पहले लूप लेंगे एम्पीरियन लूप, कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करो, हैविंग रेडियस ऑफ द लूप इज इक्वल टू, जो एम्पीरियन लूप लेंगे हम साहब उसकी जो रेडियस लेंगे वो R के बराबर ही होगी, और जो एम्पीरियन लूप ले रहे हैं उसकी सर्कुलर शेप है, ध्यान रहे। वही बात है कि ये वायर जो है ये उस सर्कल के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसकी जो एक्सिस है वायर की, और सेंटर जो एम्पीरियन लूप का जो सेंटर है ये एक लाइन, मतलब ये जो एक्सिस है ना ये उसके सेंटर में से पास कर रही है, ठीक है ना, लूप के सेंटर में से। अब तो कुछ नहीं बचा यार, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर द एंटायर लूप बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको मालूम है भाई कि हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप है तो B इंटू डी एल इंटू कॉस 0 कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे DL का, B तो बाहर है, और BL की वैल्यू DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी पूरी, जो सरकमफ्रेंस है वो आ जाएगी, दैट इज 2 पाई इंटू R। अब तो भाई साहब बेहद आसान चीज है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यदि हम यूज करें तो क्लॉज इंटीग्रल B डॉट DL की जो वैल्यू आनी है ये आनी है म्यू नॉट इंटू आई, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो, B इंटू 2 पाई R, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। याद रहे इसमें जो आई होता था ये होता था नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, लेकिन यहां तो इस लूप में से पूरा करंट ही पास कर रहा है, जो भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा था वही पास कर रहा है, तो वही हमने यहां पे कर लिया है। मेरे प्यारे जवानों आपको ध्यान से ये बात समझनी चाहिए कि जो करंट यहां पे पास हुआ था एम्पीरियन लूप में वो हमने यहां लिख दिया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वही वैल्यू आ गई जो पहले हमने निकाली थी। मतलब ये है कि साहब यदि वायर सॉलिड है उसकी कुछ थिकनेस दे रखी है या थिकनेस नहीं दे रखी है, करंट यदि दोनों में सेम है, तो यदि दोनों की एक्सिस से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो दोनों पर एक जैसा फील्ड मिलता है। प्यारे जवानों आई होप केस फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब मैं कराऊंगा आपको केस सेकंड, लेकिन एक बार इसको मिटाता हूं। जवानों अब हम देखते हैं केस सेकंड, जब जो हमारा पॉइंट P है वो अंदर लाई करेगा, मतलब ये जो R है ये रेडियस से छोटा रहेगा, P लाइज इनसाइड। याद रहे ये वाला केस ही कराने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है, बाकी तो आप समझ जाओगे। तो पहले जानो अब बाहर वाले सर्कल को तो मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, वो केस तो हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो P पॉइंट है वो अंदर आ चुका है, तो अब बात तो वही रहेगी भाई, अंदर जो है वो हमने ये लूप मान लिया है, मैं इसको थोड़ा डार्क बना रहा हूं, ये एक सर्कुलर लूप हमने मान लिया है। सर्कुलर लूप जो माना है वो एम्पीरियन लूप है, तो वो बात तो आप लिख ही देंगे, कंसीडर एंड सर्कुलर, कंसीडर ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप, कंसिडर ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप हैविंग, इसकी जो रेडियस है वो R ही मानी है, हैविंग R इज द रेडियस, हैविंग R इक्वल टू रेडियस। तो पहले जानो आप यदि मुद्दे की बात करो यार तो आप क्या करोगे भाई साहब, यहां पर B डॉट DL निकालना चाहोगे, क्लोज मतलब ओवर द एंटायर लूप B डॉट DL, तो आपको मालूम है भाई ये तो वही आना है B इंटू DL इंटू कॉस 0 और इसका इंटीग्रेशन फॉर द होल लूप। आपको मालूम है कि भाई सिमेट्री है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा एग्जिस्ट करेगा, यदि एग्जिस्ट करेगा तो भाई साहब इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आनी है वो आनी है B इंटू 2 पाई R, ये इसकी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1।
अब आएगी बात जो अलग आएगी, वो ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तीसरी बार करा रहा हूं। अब आती है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये बात थोड़ा समझने की है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि फॉर द एंटायर लूप बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब याद रहे यहां पर जो करंट हमने लिया है वो पूरे इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चीज स्टार लगा के लिख लेना। कंसिडर करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थिक कंडक्टर या थिक वायर। जो हमने यहां पर थिक वायर या थिक कंडक्टर लिया है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या है साहब, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई न्यूमेरिकल्स में आपको करंट वेरिएबल दे देगा, यहां से यहां तक करंट वेरिएबल दे देगा, तो उस समय आप उस करंट का फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन हमने क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले रखा है, तो अब इस रिलेशन को यूज करते समय हम यहां करंट आई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि करंट आई तो पूरे क्रॉस सेक्शन में है और अपने को वो चाहिए जो सिर्फ एम्पीरियन लूप में से गया है, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं। सिर्फ इतने हिस्से में से कितना पास करेगा, अपने को सिर्फ इतना चाहिए और आई दे रखा पूरे के कारण। अब कैसे निकाले जी, इतने हिस्से में कितना है? बेहद आसान है निकालना। हाँ, यूनिटरी मेथड से निकाल लो। कैसे? इफ एरिया पूरे का होता पाई ए स्क्वायर, पूरे का एरिया ए स्क्वायर होता, ठीक है, समझ रहे हो ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर, सर्कल है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पाई ए स्क्वायर एरिया होता, तो करंट कितना आता पूरे वायर में? आई। यदि एरिया 1 होता तो करंट कितना होता? आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर, और एरिया कितना है भाई? पाई आर स्क्वायर, तो करंट कितना होता? आई डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये करंट है जो यहां पर एम्पीरियन लूप को क्रॉस करने वाला है, जो हमें यहां पे लिखना है। तो ये जो आई लिखना होता है, ये एम्पीरियन लूप में जो क्रॉस कर रहा है वो लिखना होता है। तो यहां पर इसको मैं आई नेट लिख देता हूं। तो एक्चुअल में ये जो आई नेट आया है वो ये आया है, याद रहे, इट इज द आई नेट। बस ये चीज आपको समझनी थी कि जो एम्पीरियन लूप है उसमें से कितना करंट गया। भाई पूरा इतना बड़ा यदि सर्कल है तो करंट आई जा रहा है, लेकिन हमने तो इतना सा लिया। जब पूरे में आई है तो इतने में कितना होगा? तो हमने कहा कि पूरे एंटायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिटरी मेथड लग जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो हम नहीं लगा पाते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब अब आपको एक बात समझनी है। मैं फिर कहता हूं कि यदि यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का तो यूनिटरी मेथड से हम इसको निकाल लेंगे। क्लियर है? तो भाई साहब अब हमारे पास आई नेट आ चुका है। अब इसमें वैल्यू रख दो। बी डॉट डी एल की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी आई है? बी इंटू 2 पाई आर, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई अपनी? म्यू नॉट इंटू ये आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी भाई साहब म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2 पाई भी आ जाएगा और ऊपर एक आर बच जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर अपने को समझ में आया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जैसे जैसे जो पॉइंट है वो इसके सरफेस की तरफ बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। मतलब एक्सिस वाले पॉइंट से जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता जाएगा। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। यहां पर भी ग्राफ पूछता है वो। तो भाई यदि यहां पे ग्राफ की बात करते हैं हम, तो भाई एक बात मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है, आपको मालूम है कि भाई आउटसाइड जो पॉइंट था, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं इधर और इधर लिख रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। याद रखना एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं, वायर की एक्सिस से। तो एक बात, उसकी रेडियस से पहले जब हम इसकी एक्सिस यहां से डिस्टेंस नाप रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ते 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 कभी ना कभी उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी, वायर की रेडियस के बराबर, ऑन द सरफेस पहुंच जाएंगे। तब तक तो वो पॉइंट अंदर ही रहेगा।
जब तक वो अंदर रहेगा, जब तक b इज प्रोपोर्शनल टू r रहेगा, मतलब ग्राफ आएगा साहब स्ट्रेट लाइन। मतलब जब तक जो r है वो a के इक्वल ना हो जाए तब तक तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यदि उससे भी ज्यादा हो गया, अब याद करो पिछला केस, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था r के, मतलब यदि पॉइंट आउटसाइड है तो अब ये घटना शुरू कर देगा, घटते घटते घट ही जाएगा। मतलब यहां पर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक चलनी है ये घटना? जब तक r इक्वल टू a है, जब तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उससे पहले तो, और भाई साहब उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r की मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई ये बात? तो प्यारे जवानों, आपको थिक वायर के दोनों केस मैंने आपको समझाया, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं तीसरा केस कराऊंगा कि यदि होलो कंडक्टर है तो क्या होगा। क्लियर है? एक बार साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। बेहद आसान केस है भाई साहब। अब की बार जो हमारे पास कंडक्टर है प्यारे जवानों, वो है तो थोड़ा सा थिक लेकिन होलो है। मतलब ये दे रखा है इन्फिनिटी तक ही फैला हुआ। अपने को ये दे रखा है साहब, ध्यान रखना, अपने को ये दे रखा है कि जो करंट है वो डेफिनेट सी बात, जब होलो है तो अंदर से तो करंट ही नहीं होगा, तो करंट जो है वो आई है लेकिन वो सरफेस में से पास हो रहा है। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके सरफेस में से करंट है, अंदर से करंट ही नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, अगेन यहां पर दो केस होंगे। केस फर्स्ट जो आएगा वो आएगा कि P पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, ये इसकी हम एक्सिस लेंगे। तो जब P पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, इस डिस्टेंस को छोटा r नाम मान लो, इसकी खुद की रेडियस को a ले लो। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं यार, अब ये केस तो खुद ही आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीग्रल b डॉट dl ओवर द एंटायर लूप निकाल लेंगे, वो हम पूरा एम्पीरियन लूप लेंगे। यहाँ पे सर्कुलर लूप आएगा और सर्कुलर लूप आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होना है पूरे लूप में, और लेंथ ऑफ द लूप कितनी है 2 पाई r। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अरे बहुत बार करा चुका भाई, इसलिए शॉर्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। और जब हम एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगाएंगे तो यही वैल्यू क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl, मतलब लाइन इंटीग्रल b डॉट dl ओवर द लूप, ये म्यू नॉट इंटू करंट i के बराबर होगा। और अच्छी बात ये है कि इस एम्पीरियन लूप में से करंट वाकई i पास कर रहा है, तो एज इट इज रहेगा। और इसकी वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, तो b इंटू 2 पाई r विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मतलब हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जवानों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये वही आंसर आया है जो एक थिक वायर के लिए आया था या एक थिन वायर के लिए आया था आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है कि यदि वायर थिक है चाहे वायर थिन है, थिक में दोनों केस, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो होलो है, आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला है। खत्म। अब बात करते हैं इनसाइड वाले पॉइंट्स के लिए। केस नंबर 2, जब हम लेते हैं कि जो डिस्टेंस जो है पॉइंट P की वो रेडियस से भी कम है, मतलब लेटर से P पॉइंट अंदर यहां लाई कर रहा है। अब तरीका तो वही लगाएंगे, हम एम्पीरियन लूप लेंगे, हम यहां पे ले लो एम्पीरियन लूप लेंगे और b डॉट dl निकालेंगे, निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लिखेंगे b डॉट dl ओवर द एंटायर लूप विल बी इक्वल टू, वैल्यू तो यही आनी है 2 पाई इंटू r, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब आप लगाओ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रल b डॉट dl ओवर द एंटायर लूप वो आनी है म्यू नॉट आई। और याद करो ये करंट कौन सा होता है, नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन लूप। और अब की बार एम्पीरियन लूप यहां बन रहा है और भाई साहब इसके अंदर से किसी तरह का कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट तो वायर के सेंटर में से जा ही नहीं रहा, वायर के सरफेस में से जा रहा है। वायर इतना मोटा है तो यहां से करंट जा रहा है, आप देख रहे हो इस पॉइंट पे, इनमें से तो करंट ही नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होनी है, 0। तो ये वैल्यू b इंटू 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके ये भी 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो आएगा वो 0 आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। मतलब यदि वायर होलो है, ध्यान रखना, तो उसके अंदर अब यहां पर यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर से और बी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
तो जब तक वो जो पॉइंट P है वो अंदर ही है, मतलब रेडियस के बराबर नहीं हो जाता, जब तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहना है। जैसे ही वो हो जाएगा इससे ज्यादा इसके सरफेस के जस्ट बाहर जाने लगेगा, हम क्या पाएंगे कि उसी समय ग्राफ इस तरीके से बनना है। ध्यान रहे ये यहां पर टच नहीं करेगा। प्यारे जवानों ध्यान रखना है, एक्सिस रेडियस जो है ना, रेडियस जैसे ही ए पॉइंट को टच करेगी, मतलब कहने का मतलब है ए पॉइंट को नहीं, उसकी जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो ए के बराबर होगी, तो जस्ट ऑन द वायर आ जाएगा। उसके जस्ट बाहर, क्योंकि ऑन द वायर की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो उसके जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहेगा, तो मैंने यहां बहुत ज्यादा दिखाया है, और उसके बाद वो घटते घटते घट जाएगा। याद करो यही वाला केस हमें मिलता था थिन वायर के लिए आउटसाइड। तो यदि वायर थिन है तो अंदर की चर्चा ही नहीं होती, बाहर वाला ग्राफ होलो थिन और सबके लिए सेम ही है, थिक हो जाएंगे। लेकिन यदि होलो पाइप है, होलो सिलेंडर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ सरफेसिस के थ्रू, इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो जीरो वाली लाइन पर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया है। तो हंसते मुस्कुराते ऐसे फिजिक्स को रोज रिवाइज करते रहो, मजा आ जाएगा। तो जवानों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय, टेक केयर।